कोई ये शिकायत थी चैप्टर में लास्ट वाले कि सर हमें वो चैप्टर 20 से पढ़ा है, तो वो कुछ मजबूरी थी। अब ये चैप्टर बिल्कुल शुरू से है। अब आप लोग ये समझ लीजिए आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल शुरू से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पिछले वाले चैप्टर को हम कवर करा देंगे, है ना। अब इन रिएक्शंस का केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी इम्पोर्टेंस है नहीं है, तो हम नोट लगा के लिख देते हैं यहाँ पर, टीप लगा के, हैव नो इम्पोर्टेंस मतलब ये आपको परेशान नहीं करेंगे इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव आ जाए तो बात है, हैव नो इम्पोर्टेंस फॉर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हैव नो इम्पोर्टेंस फॉर केमिकल काइनेटिक्स। इन रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली। उसमें आपको डेटा में याद रखना है बिटवीन 10^12 to 10^16 और 1/14 to 1/16 सेकंड्स में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यूनिट भी ध्यान रखिएगा सेकंड्स में, कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन के लिए वही डेटा लिख दें, कहीं सेकंड लिख दें, कहीं मिनट लिख दें, कहीं आवर लिख दें सेम डेटा में, तो ध्यान रखना। प्लस एग्जाम्पल याद रखना है कि थर्ड पार्ट की आयनिक रिएक्शंस है, और थर्ड बात जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इनका इस केमिकल काइनेटिक्स में इन रिएक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सेकेंड टाइम्स लिखिए स्लो रिएक्शंस, स्लो भी लिख सकते हो, वेरी स्लो भी लिख सकते हो। स्लो रिएक्शंस, takes very long time, takes very long time for their completion, for their completion। आयनिक रिएक्शन तो टच एंड गो। अब हम छत पे लोहा ले गए और रख दिया, अब इंतजार कर रहे हैं लगू भाई जंग, रस्टिंग लगू, वो लगी नहीं रही, सुबह से शाम हो गई। क्यों सिद्धार्थ? टाइम लगता है ना रस्टिंग लगने में, और रस्टिंग थोड़ा तेज हो सकती है, मतलब हो सकता है कि एक ही दिन में लग जाए अगर मॉइस्चर अच्छा खासा है हवा में, है ना। तो टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। ये जो लॉन्ग टाइम है ये क्या हो सकता है? ये लॉन्ग टाइम जनरली मिनट नहीं होता है, फिर भी मिनट्स लिख लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये लॉन्ग टाइम मिनट्स हो सकता है। देखिए अगर रिएक्शंस होने में मिनट भी लग गया तो वो फास्ट रिएक्शन नहीं कहलाएगी भाई, स्लो रिएक्शन में सेकंड भी ना लगे वो होती है फास्ट रिएक्शन। मिनट्स लेते हैं भैया ये, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो 30 मिनट में आ गए तो आवर्स में आ गए। तो ये मिनट्स लेती हैं अपने कंप्लीशन के लिए, और आवर्स ले सकती हैं, डेज ले सकती हैं, वीक्स ले सकती हैं, मंथ्स ले सकती हैं, ईयर्स ले सकती हैं, डिकेड्स ले सकती हैं, डिकेड्स मतलब 10 का, है ना, और सेंचुरी ले सकती हैं, फिर कालखंड पूरा। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ कार्बन पार्टिकल इनटू डायमंड। डायमंड बनने में बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, और कार्बन जाके ही आपका डायमंड बन जाता है। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये बनने में बहुत लॉन्ग समय लगा हुआ है। अब तो कहते हैं कि दोबारा बन भी नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्लो रिएक्शन का माना जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट हो जाना, जंग लग जाना। किसी को रस्ट का फॉर्मूला पता है? अच्छा, रस्ट का कलर पता है किसी को क्या होता है? ब्राउन, है ना, ब्राउन कलर का होता है आपका रस्ट का। किसी को फॉर्मूला पता?
देखो आप अपने छत बन रही है आपके घर, आप लोहा लेके आए, ये डाल दिया लोहा आपने, ठीक है, और अगर मॉइस्चर दे दिया आपने लोहे को, या मान लो आपने दिया नमी से मिल गया, तो ये आयरन में क्या लग जाने वाली है, जंग। हाँ स्वाति बता रही है फॉर्मूला, बताओ स्वाति रस्ट का फॉर्मूला। Fe2O3 into XH2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। Fe3O4 भी रस्ट का होता है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा ऑक्साइडिक फॉर्म में चला जाता है। हाँ नहीं 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 नहीं, कभी भी रस्ट के फॉर्मूले में इसके नंबर नहीं बताए जाएंगे आपको, ये तो अनकाउंटेबल है, कितने भी हो सकते हैं। दिस इज़ द रस्ट का फॉर्मूला, और ये होती है ब्राउन कलर की आपकी, नोट कर लीजिए। अच्छा इसमें Fe किस पोजीशन पे है पता है किसी को? Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितनी आ रही है इसमें? +2 आ रही है ना। एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 की कितनी हो जाएगी, -6। इस साइड जाएंगे तो +6, कितने आयरन है 2 से डिवाइड कर देंगे तो, अच्छा +3, सॉरी कितनी आ रही है, +3, सही कर लिया हमने। लेकिन ये इसकी सही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बता सकता है क्यों? बताओ भाई, पढ़ा चुके हैं हम। मतलब है तो +3, लेकिन फिर भी इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ए होती है। Fe2O3 इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ FeO प्लस FeO2, तो Fe2O3 हो जाएगा, और FeO2 नाम का तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, ठीक है, +3 द राइट। इसकी 3 अलग अलग, ये होता है एक अलग कंपाउंड Fe3O4, तो ये 2 भागों में टूटता है, एक FeO में टूटता है और ये टूटता है एक Fe2O3 में, तो ये वाला होता है +2 में और ये होता है +3 में, ठीक है राइट, +3 इज द राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हो गई आपकी स्लो रिएक्शन। क्या इसके लिए कोई फिक्स टाइम होता है? नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, मिनट्स भी लग सकते हैं, डेज भी लग सकते हैं। अब ये रिएक्शन कोई बैलेंस करके नहीं लिखी है, सिंपल है, आयरन रस्ट हो गया है, आपको सिर्फ रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हिंट लगा के लिख लेते हैं, हैव नो इम्पोर्टेंस, हैव नो इम्पोर्टेंस for chemical kinetics, have no importance for chemical kinetics। केमिकल काइनेटिक्स में इन रिएक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब थर्ड टाइप की रिएक्शंस है मॉडरेट रिएक्शंस। तो थर्ड टाइप की रिएक्शंस हैं आपकी मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, मध्यम रिएक्शंस, मध्यम गति की रिएक्शंस, मॉडरेट, यस मॉडरेट रिएक्शंस, या इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं आप इन्हें, मॉडरेट रिएक्शंस। लिखिए इसमें neither too slow nor very fast। ये रिएक्शन ना तो बहुत स्लो होती हैं ना ही बहुत फास्ट गति से होती है, नाइदर टू स्लो नॉर वेरी फास्ट। अब सर इसके लिए कोई टाइम पीरियड लिखवा दीजिए, नहीं इनका कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा जाएगा, ये फास्ट रिएक्शन से थोड़ा जल्दी हो जाएंगी और स्लो रिएक्शन से, फास्ट रिएक्शन से थोड़ा धीमी होंगी और स्लो से थोड़ा तेज़ होंगी, मतलब उनकी मध्यम गति के रिएक्शंस में होंगी। वो आपकी फास्ट रिएक्शन सेकेंड्स में होती थी, ये होती थी मिनट्स में, तो ये मिनट्स में नहीं मिनट में हो जाएंगी, मतलब हाफ मिनट, 30 सेकेंड या 1 मिनट, इतने में रिएक्शंस हो जाएंगी, 10, 15, 20 मिनट नहीं लेंगी। तो ऐसी रिएक्शन जो ना तो बहुत स्लो होती है, टू टी डबल वाला टू लिखना है, जो एक्सटेंड करता है आपका, नाइदर टू स्लो
नॉट वेरी फास्ट, ना तो ये बहुत धीमी है ना ही बहुत तेज है। अब इन रिएक्शंस का केमिकल काइनेटिक्स में इम्पोर्टेंस है, तो लिखिए नोट लगा के, हिंट लगा के। have importance for study of chemical kinetics, study of chemical kinetics। यही वो रिएक्शंस है जिनका इम्पोर्टेंस है केमिकल काइनेटिक्स में। अब इन रिएक्शंस का इम्पोर्टेंस है तो इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि एक किस रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से कन्वर्जन भी आती है इसका। तो पहला एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइसिस? हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से तोड़ना। तो जल अपघटन, जल के द्वारा किसी चीज़ को अपघटित कर देना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का जुड़ जाना। वाटर का जुड़ जाना कहलाता है हाइड्रेशन, और वाटर से तोड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है। ये पूछा जा सकता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर किसका एग्जाम्पल? ईस्टर जानते हैं बच्चों आप लोग? बताओ फॉर्मूला बताओ ईस्टर का। ROR या ईथर, नॉट ईस्टर, सिर्फ RCOOR, ठीक है। अच्छा ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया RCOOR ईस्टर का। ये कहीं आपने देखा ईस्टर को? इसकी स्मेल होती है फ्रूटी। तो जितने भी आपके फ्लेवरिंग ये आते हैं आपके, उनमें आप ये ना सोचना कि वो टीवी में दिखा रहे हैं मैंगो ऑरेंज तो वो डले हैं, वो डालेंगे तो वो 20-30 का थोड़ी आएगा। वो सब ईस्टर है। जो आप आइसक्रीम खाते हो ऑरेंज वाली, जो गोली खाते हो आम की, ये सब उसमें भैया आम खट्टा आम पक्का आम नहीं, उसमें ईस्टर है। ईस्टर खा रहे हैं तुम लोग, है ना? तो वो ईस्टर होते हैं। ईस्टर को आइडेंटिफाई करना लैब में बड़ा आसान है, बड़े आसानी से। क्या करें, पानी को गुनगुना कर लीजिए और उसमें उस ईस्टर को एक ढक्कन डाल दीजिए, आप देखना पूरा कमरा खुशबू से भर जाएगा। तो अगर उसमें वेजी फ्रूटी स्मेल है तो फिर वो क्या है? ईस्टर है। ध्यान रखिएगा। बहुत ईस्टर खा चुकी तुम, कितनी आइसक्रीम खाई तुमने? ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए RCOOR होता है। हम एक बहुत फेमस ईस्टर का फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके सामने। CH, परफ्यूम वगैरह में नहीं होता बेटा, वो अलग केमिकल्स होते हैं, है ना। ईस्टर्स इतना हाई नहीं होता है कि वो काफ़ी देर तक स्टेबल रह सके, और परफ्यूम्स वगैरह काफ़ी समय तक स्टेबल रहते हैं आपके, है ना। बताए एक लगा दिया तो पता चला शाम तक चल रहा है। देखिए RCOOR, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। RC तो बहुत मुद्दा हो गया। RCOOR, दिस इज द फॉर्मूला ईस्टर। अब आपको हम नामकरण तो नहीं सिखाएंगे, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाएंगे। तो देखो J है एथिल, और CH3COOH किससे आता है? एसिटिक एसिड से। तो ये इसका नाम है एथिल एसीटेट। दिस इज एथिल एसीटेट। इस ईस्टर बेस का बच्चों फॉर्मूला याद कर लो आप लोग प्लीज, क्योंकि इस ईस्टर की जरूरत हमें बहुत पड़ेगी। एथिल एसीटेट, या इसका हम आयुपेक नाम लिख दें तो एथिल, और 2 कार्बन का क्या होता है? इथेन, और ईस्टर में लगता है OH। तो
एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, ये है ईस्टर। इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन करना है, वाटर से इसको तोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप ईस्टर को बनाओ चाहे आप ईस्टर को तोड़ो, हमेशा ये एसिड की प्रेजेंस में होगा। तो या तो आप एसिड का साइन लिख दीजिए H पॉजिटिव, या फिर एसिड ही लिख दीजिए, या फिर इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेट एसिड माना गया है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज बेस्ट एसिड फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो ईस्टर का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो होगा क्या, ये यहाँ से क्या निकल गया, एथाइल एल्कोहल C2H5OH, और यहाँ से क्या बन गया CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये बन गया। इस रिएक्शन को बच्चों याद करना है आपको अच्छे से। श्रेयांश क्लियर है? दिस इज एसिटिक एसिड। हो सकता है 1 नंबर यहाँ से आ जाए। दिस इज एथाइल एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं एथेनॉल। देखो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा इस रिएक्शन का। तो एक मॉडरेट रिएक्शन से इसको होने में मिनट लगते हैं, मिनट। तो आपके एग्जाम में एक कन्वर्जन आता है, बहुत फेमस कन्वर्जन आता है कि आप एथिल एसीटेट से एथाइल एल्कोहल बनाइए, बन जाएगा। एथिल एसीटेट से ये कन्वर्जन आता है 1 नंबर में। दूसरा कन्वर्जन आता है कि एथिल एसीटेट से एसिटिक एसिड बनाइए, कर लोगे। लेकिन इन तीनों से भी ज़्यादा एक फेवरेट रिएक्शन है जिसका नाम है ईस्टरीफिकेशन, वो भी आती है आपके एग्जाम में। ईस्टरीफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का बनना। यहाँ देखो बच्चों, सुना करो जब बोला करें। ईस्टरीफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का बनना। अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा लिख दें, इस साइड से इस साइड, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ईस्टरीफिकेशन। जे यहाँ से H और यहाँ से OH, H और OH निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा हमारा ये, और बचेगा क्या CH3CO C2H5। तो अब आप लोगों को हम जब ये रिएक्शन हम आपके कराएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर हमें पढ़ाएंगे। लेकिन आप यहीं पर इस रिएक्शन को हाईलाइट करके अपने लिए ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो 3 कन्वर्जन सिद्धांत यहाँ से आ सकते हैं। 3 नहीं 6 कन्वर्जन तैयार हैं। एथिल एसीटेट से एल्कोहल, एथिल एसीटेट से एसिटिक एसिड, उल्टा भी आ सकता है, एसिटिक एसिड से एथिल एसीटेट, एल्कोहल से एथिल एसीटेट, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो 1 नंबर में आती है, ईस्टरीफिकेशन। इस रिएक्शन को जस्ट आप उल्टा लिख दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ईस्टर। दिस इज कॉल्ड ईस्टरीफिकेशन। ये सब हम वहाँ पर पढ़ाएंगे, लेकिन आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ इसका। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे आप, व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो शुगर केन से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, केन शुगर, और इसका केमिकल नेम होता है सुक्रोज। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या सुक्रोज बोल सकते हो। 12, 22, 11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर या सुक्रोज का। इसका हाइड्रोलाइसिस करना है आपको, जल अपघटन करना है, वाटर से इसको आप सीधे भी H2O लिख सकते हो। हम वाटर की स्ट्रक्चर हमें पसंद है, इसलिए हम वाटर को लिखने की जगह उसकी स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं। आप सीधे भी H2O लिख सकते हो। अब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एसिड की प्रेजेंस में भी होता है, या एक बहुत फेवरेट एंजाइम है इन्वर्टेज। बायोमोलिक्यूल में डिटेल से पढ़ोगे, इन्वर्टेज एंजाइम के नाम से भी होता है। कार्बन कितने हैं, 12। तो 6 कार्बन यहाँ रख दो और प्लस करके 6 कार्बन यहाँ रख दो आप। हाइड्रोजन कितने हैं,
24, 22 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 12 इसको दे दो 12 और 12 इसे दे दो। ऑक्सीजन कितने हैं 12, 11 और 1 12, तो 6 इसे दे दो और 6 इसे दे दो। अब दो सिमिलर फॉर्मूले के मॉलिक्यूल बन गए हमारे, लेकिन दोनों के नाम अलग है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रैक्टोज है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं सेम, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, फ्रैक्टोज में कीटो, बाद में स्टडी करेंगे, ये अभी डिस्कशन नहीं है। तो ये बना ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज और दिस वन इज फ्रैक्टोज। फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अब इसको इन्वर्जन क्यों कहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में इन्वर्जन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं इन्वर्जन क्या है। देखो, एक आपके बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे आप, तो एक टॉपिक होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, अगर लाइट को उससे फ्लो करो। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो सुक्रोज होता है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये राइट हैंडेड साइड लाइट को क्या कर देता है रोटेट कर देता है। अब जो ग्लूकोज होता है ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रैक्टोज जो होता है वो लीवियो रोटेटरी होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्टोज का लीवियो रोटेशन होता है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो जाता है, कौन ज़्यादा है, फ्रैक्टोज का लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन ग्लूकोज के राइट हैंड साइड रोटेशन से क्या है ज़्यादा। तो पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। शुरू में जब हमने लिया था तो रोटेशन कैसा था राइट हैंड साइड, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो गई तो रोटेशन कैसा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। हाँ।